नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आज हम इकाई 2 के पाठ 5 में पारस्परिक मांग का सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को पढ़ने के लिए इसमें जो काम आने वाला औजार है, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आगे भी काम आएगा, वह है प्रस्ताव वक्र या ऑफर कर्व। तो पहले उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्ताव वक्र एक देश का प्रस्ताव वक्र उसके उत्पादन की उन भिन्न भिन्न मात्राओं को प्रकट करता है जो वह देश विदेश के उत्पादों की भिन्न भिन्न मात्राओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। एक दूसरे की वस्तु की मांग अथवा पारस्परिक मांग या रेसिप्रोकल डिमांड के आधार पर ही प्रत्येक देश के प्रस्ताव वक्र को निर्धारित किया जा सकता है। प्रस्ताव वक्र किस प्रकार से बनता है, आगे आने वाले चित्र में हम ये समझाएंगे। माना कि दो देश ए और बी हैं। कपड़ा देश ए की निर्यात योग और देश बी की आयात योग वस्तु है, जबकि स्टील देश बी का निर्यात योग और देश ए की आयात योग वस्तु है। यदि कपड़े की कीमत स्टील की तुलना में बढ़ जाती है तो देश ए के प्रस्ताव वक्र को स्थिर लागतों या कांस्टेंट कॉस्ट की हालतों में चित्र 1 से प्रदर्शित रीति से निकाला जा सकता है। चित्र में कपड़ा, जो कि ए की निर्यात योग्य वस्तु है, को समांतर अक्ष पर या एक्स अक्ष पर और स्टील, जो कि देश बी की आयात योग्य वस्तु है, को परपेंडिकुलर अक्ष पर मापा गया है। शुरू में रेखा OP की ढाल से दो वस्तुओं का कीमत अनुपात प्रकट किया गया है। यदि कपड़े की कीमत स्टील की कीमत की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है तो कीमत अनुपात रेखा या OP रेखा अथवा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा की ढाल अधिक तिरछी या स्टीप होती चली जाती है। इसे चित्र में OP1, OP2, OP3 आदि रेखाओं से प्रकट किया गया है। जैसे कपड़े की कीमत स्टील की अपेक्षा अधिक बढ़ती है तो देश बी में कपड़े की मांग घटती हुई दर पर बढ़ती है। दूसरी ओर देश ए में स्टील की अधिक मात्राएं बढ़ती हुई दर पर ग्रहण कर सकता है। यदि R1, R2 और R3 विनिमय के बिंदु हैं तो ए और बी में R बिंदु पर कपड़े की OQ और स्टील की RQ मात्रा, इसी प्रकार R1 बिंदु पर कपड़े की OQ1 और स्टील की R1Q1 मात्रा, R2 बिंदु पर कपड़े की OQ2 और स्टील की R2Q2 मात्रा और R3 बिंदु पर कपड़े की OQ3 और स्टील की R3Q3 मात्रा का विनिमय किया जाता है। तो R1, R2 और R3 बिंदुओं को आपस में मिलाने से देश ए के प्रस्ताव वक्र OA को निर्धारित करना संभव है। यह बढ़ती हुई दर पर बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। इसी प्रकार देश बी के प्रस्ताव वक्र को इस चित्र में दिखाया गया है। इसको निकालने का तरीका, यहाँ पर भी समांतर अक्ष पर कपड़ा, जो कि देश बी की आयात योग्य वस्तु है, और उदर अक्ष या परपेंडिकुलर अक्ष पर स्टील, जो कि देश बी की निर्यात योग्य वस्तु है, को मापा गया है। जैसे जैसे स्टील की कीमत कपड़े की कीमत की तुलना में बढ़ती है तो कीमत अनुपात रेखा की ढाल कम होगी। तो OP, OP1, OP2, OP3 आदि कीमत अनुपात रेखाएं हैं। स्टील की कीमत क्योंकि अधिक दर पर बढ़ती है, इसके लिए देश ए में मांग घटती हुई दर पर बढ़ती है। यदि देश ए द्वारा कपड़े की प्रस्तुति की मात्रा की गई है तो देश बी द्वारा स्टील की प्रस्तुत की गई मात्रा कम होती चली जाती है। यदि कीमत अनुपात रेखाओं OP, OP1, OP2 और OP3 पर विनिमय R1, R2 और R3 बिंदुओं पर होता है तो कपड़े की RQ, R1Q1, R2Q2 और R3Q3 मात्राएं में बदले में स्टील की क्रमशः OQ
OQ1, OQ2, OQ3 मात्राओं को प्रस्तुत किया जाता है। R1, R2 और R3 बिंदुओं को आपस में मिलाने से देश बी के प्रस्ताव वक्र OB को निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव वक्र की भी देश बी के दृष्टिकोण से बढ़ती हुई दर पर और देश ए के दृष्टिकोण से घटती हुई दर पर धनात्मक या पॉजिटिव ढाल है। इस प्रकार हमने दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र किस प्रकार बनते हैं देखा। सरल शब्दों में यदि कहें तो प्रस्ताव वक्र, जिसे अंग्रेजी में ऑफर कर्व कहते हैं, वह इस बात को प्रकट करता है कि कौन सा देश अपने आयात लेने के बदले में अपनी निर्यात वस्तु की कितनी मात्रा देना चाहता है। प्रस्ताव वक्र की लचक आगे के सिद्धांतों में कहीं काम आएगी अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। द इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व, प्रस्ताव वक्र की लचक की धार H.G. जॉनसन के द्वारा दी गई प्रस्ताव वक्र की लचक को आयात में आनुपातिक परिवर्तन द्वारा निर्यात में आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। द इलास्टिसिटी of offer curve is measured by a ratio proportional change in imports to proportional change in export, यानी कि आनुपातिक परिवर्तन देखना है। तो E यदि इलास्टिसिटी के लिए लिखा है तो ऊपर हमने लिखा है आयात में आनुपातिक परिवर्तन और नीचे भाजक निर्यात में आनुपातिक परिवर्तन। अब हम जानते हैं कि आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए जैसे डेल्टा M है वो आयात में परिवर्तन को बताता है, उसको वापस M से भाग देंगे तो ये हुआ आयात में आनुपातिक परिवर्तन। अब इस अनुपात में भाग देंगे डेल्टा X जो कि निर्यात में परिवर्तन को बता रहा है, भाजक X जो कि निर्यात की मात्रा। तो इन दोनों अनुपातों के अनुपात को प्रस्ताव वक्र की लचक ज्ञात किया जा सकता है। अब हम पारस्परिक मांग का सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड की बात करेंगे। दो देशों में विनिमय की ठीक ठीक अंतर्राष्ट्रीय दर को निश्चित करने में रिकार्डो की असफलता पूर्ति के पहलुओं पर अत्यधिक बल देने और मांग के पहलू की पूर्ण उपेक्षा के कारण था। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की इस कमी को J.S. मिल ने दूर करने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार दो देशों के बीच वह वास्तविक अनुपात जिस पर वस्तुओं के सौदे किए जाते हैं महत्वपूर्ण ढंग से प्रत्येक देश की वस्तु के लिए दूसरे देश में मांग की लचक और शक्ति अथवा पारस्परिक मांग या रेसिप्रोकल डिमांड पर निर्भर है। पारस्परिक मांग से मिल का अभिप्राय है आयात की विभिन्न मात्राओं के बदले में एक देश निर्यात की कितनी मात्राओं को प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में पारस्परिक मांग एक देश के उत्पाद के लिए मांग की दूसरे देश में गहनता है या रेसिप्रोकल डिमांड रेफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वन कंट्री इन द अदर कंट्री। अब पारस्परिक मांग सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, इस प्रकार है। J.S. मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत निम्नलिखित मुख्य मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है व्यापार दो देशों A और बीच में किया जाता है। दूसरा, व्यापार दो वस्तुओं X और Y में होता है। तीसरा, दोनों देशों में उत्पादन पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अनुसार होता है। चौथा, दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लागतों के नियम के अनुसार किया जाता है। पांचवा, दोनों देशों में व्यापार का ढंग या पैटर्न एक समान है। छठा, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की हालतें पाई जाती है। सातवां, व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं और सरकारी हस्तक्षेप या लेसाजेस फेयर की नीति का अनुसरण करती है जिसमें कोई रोक टोक नहीं होती। दोनों देशों में संसाधनों का पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट। परिवहन लागत विद्यमान नहीं है यानी कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और प्रत्येक देश के निर्यात उसके आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त है। मिल के पारस्परिक मांग के सिद्धांत की व्याख्या निम्न तालिका के द्वारा की जा सकती है। इस तालिका के अनुसार दो देशों में X और Y वस्तुओं का व्यापार से पूर्व विनिमय अनुपात
प्रदर्शित किया गया है। देखिए, इसमें श्रम की इकाई दी गई है। एक दिवस के श्रम से देश ए में वस्तु x की 40 इकाइयाँ उत्पादित होती है, जबकि वस्तु y की 25 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है। इसी प्रकार एक दिन के श्रम से देश बी में वस्तु x की 25 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है, जबकि वस्तु y की 20 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है। इस प्रकार व्यापार से पूर्व विनिमय अनुपात इन दोनों देशों में देश ए के लिए x की 1 इकाई y की 0.63 इकाई के बराबर है। ये अनुपात निकाल के किया गया है। इसी प्रकार देश बी में x की 1 इकाई y की 0.80 इकाई के बराबर है। 20/80 से निकाला गया है ये, और पहले वाला जो है वो 25/40 के अनुपात से निकाला गया है। एल्सवर्थ और लीथ ने इन शब्दों में पारस्परिक मांग के सिद्धांत का सार बताया। 3 बिंदु बताए उन्होंने। प्रत्येक देश में तुलनात्मक कार्यकुशलता द्वारा व्यापार की शर्तों से वस्तु विनिमय को संभावित विस्तार या रेंज निश्चित होता है। दूसरा, इस विस्तार के अंदर वास्तविक शर्तें प्रत्येक देश की अन्य देश के उत्पादन की मांग पर निर्भर है। और तीसरा, अंत में केवल वे वस्तुएं विनिमय शर्तें स्थिर होंगी जिन पर प्रत्येक देश द्वारा प्रस्तुत निर्यात इसके द्वारा इच्छित आयातों के भुगतान के लिए बस पर्याप्त है। J.S. मिल के पारस्परिक मांग के सिद्धांत की व्याख्या मार्शल के प्रस्ताव वक्र या ऑफर कर के उपकरण के प्रयोग से संभव है। ए और बी देश की एक्स और वाई वस्तु के संबंध में व्यापार की शर्त कैसे निर्धारित की जा सकती है, इसे इस चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। एक देश, इस चित्र में देश ए की निर्यात योग्य वस्तु x को समांतर x पर मापा गया है और वस्तु y जो देश बी की निर्यात योग्य वस्तु है को उदर अक्ष या परपेंडिकुलर एक्सिस पर या y एक्स पर मापा गया है। OA देश ए का प्रस्ताव वक्र है। इसी प्रकार OB देश बी का प्रस्ताव वक्र है। वक्र OA पर हर बिंदु x की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है जो देश A वस्तु y की विभिन्न मात्राओं के बदले में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार देश B के प्रस्ताव वक्र OB पर प्रत्येक बिंदु वस्तु y की विभिन्न मात्राओं को दिखाते हैं जो देश B वस्तु x की विभिन्न मात्राओं के बदले में प्रस्तुत करता है। संतुलन विनिमय C बिंदु पर होता है जहां दोनों प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। देश A x वस्तु की OQ मात्रा का निर्यात करता है और बदले में y की CQ मात्रा का आयात करता है। व्यापार की शर्तें या टर्म्स ऑफ ट्रेड आयात की गई मात्रा अथवा मांग की गई मात्रा के निर्यात की गई अथवा पूर्ति की गई मात्रा के अनुपात में मापी जाती है। यदि देश A की वस्तु y के लिए मांग बढ़ती है तो वह y की उतनी ही मात्रा के लिए x की पहले से अधिक मात्रा प्रस्तुत करेगा। इस परिस्थिति में देश A का प्रस्ताव वक्र दाईं ओर को सरक जाएगा। इसके विपरीत यदि देश A की वस्तु y के लिए मांग कम हो जाती है तो वह y की उतनी ही मात्रा के लिए x की पहले से कम मात्रा प्रस्तुत करेगा। इस हालात में देश A का प्रस्ताव वक्र अपनी शुरू की अवस्था से बाईं ओर को सरक जाएगा। पारस्परिक मांग सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, इस प्रकार है। पहला है, यह सिद्धांत पूर्ति पक्ष की उपेक्षा करता है। ग्राहम के अनुसार पारस्परिक मांग सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को निर्धारित करने के लिए मांग पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है तथा पूर्ति के पहलुओं की कुल मिलाकर उपेक्षा की गई है। दूसरी आलोचना, यह अनावश्यक है। ग्राहम ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के सिद्धांत के पूरे विचार को अनावश्यक मानते हुए इसका निषेध किया। इसी प्रकार तीसरा, घरेलू मांग की उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। यह सिद्धांत
प्रत्येक देश में अपने निर्यात योग्य उत्पाद के लिए घरेलू मांग भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जिसका यह उपेक्षा करता है। इसी प्रकार बहुदेशीय बहुवस्तु पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। नो रेलेवेंट इन मल्टी कंट्री एंड मल्टी कमोडिटी ट्रेड। इसी प्रकार इसकी आलोचना की जाती है व्यापार करने वाले देशों का आकार, साइज ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज। यदि दो देशों का आकार एक समान हो और उनके अपने अपने उत्पादों के मूल्य समान हो, परंतु यदि दो देशों में से एक देश बड़ा और दूसरा छोटा है, तो व्यापार का अधिकतम लाभ बड़े देश को नहीं बल्कि छोटे देश को जाता है, जिसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सकता। इसी प्रकार आय में परिवर्तन, मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत मानता है कि दोनों देशों में आय के स्तर समान रहते हैं। इस प्रकार की मान्यता अवास्तविक है। अति सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन। पारस्परिक मांग का सिद्धांत वास्तविकता का अति सरलीकरण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने में यह मजदूरी कीमत कठोरता या रिजिडिटी, कीमत परिवर्तनों और भुगतान शेष की हालतों जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में नहीं रखता। इस प्रकार आज के पाठ में हमने जे एस मिल के पारस्परिक मांग के सिद्धांत को पढ़ा। धन्यवाद।